Hey learners, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. In the previous video, we have already completed Gratuity Act in detail. Today we are going to do a quick revision of this act by solving MCQs. So let's get started. Before starting, if you are new to my channel, please subscribe it and hit the like button. So let's begin from here. Question number 1 is, under which of the following the gratuity is payable? Options are on his superannuation, on his retirement or resignation, on his death or disablement, due to the accident or disease. Option 4 is all of the above. The correct answer is all of the above. इस एक्ट में दिया है कि जब भी किसी एम्प्लॉय की 5 years of continuous service कंप्लीट हो जाती है, he becomes eligible for gratuity. लेकिन डेथ और डिसेबलमेंट के केस में अगर 5 years कंप्लीट ना भी हुए हों, लेस देन 5 years की सर्विस हो, कंटिन्यूस सर्विस लेस देन 5 years की हो, तब भी वो एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेट्युटी के लिए. अब ग्रेट्युटी पेएबल कब होगी? ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. जब भी वो जॉब छोड़ेंगे तब उनको ग्रेट्युटी मिलेगी, चाहे कंडीशन कोई भी हो, सुपरएनुएशन हो या रिटायरमेंट हो या रेजिग्नेशन हो या किसी की डेथ हो गई हो या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से डिसेबलमेंट है या फिर कोई डिजीज है जिसकी वजह से वो अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता. इनमें से कोई भी कंडीशन होगी तब उसको ग्रेट्युटी मिलेगी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सेकेंड क्वेश्चन इज, consider the statement in connection with any dispute to the amount of gratuity payable to an employee under the Payment of Gratuity Act 1972. तो 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं. इसमें से देखना है कि इस एक्ट के हिसाब से कौन से 4 स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ द अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी पेएबल बाय एन एम्प्लॉयर इज नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड. Second statement is, where there is a dispute with regard to the determination of payment of gratuity, the employer or employee raising the dispute may make an application to the controlling authority for deciding the dispute. Third statement है, controlling authority is required to conduct an inquiry and without giving a reasonable opportunity of being heard, determine the matter under dispute. Fourth statement, controlling authority shall direct the employer to pay such amount as reduced by the amount already deposited by the employer. Fifth statement है, controlling authority shall pay the amount deposited including the excess amount deposited by the employer to the person entitled to. इसमें से एक स्टेटमेंट है जो कि इस एक्ट के हिसाब से गलत दे रखा है. वो स्टेटमेंट है सी. द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड विदाउट गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी. जब भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंक्वायरी करेंगे डिस्प्यूट में, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन दी कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंक्वायरी करेंगे और दोनों को मौका देंगे, दोनों को अपॉर्चुनिटी देंगे, उनकी बातें सुनी जाएंगी दोनों पार्टीज की, ठीक है. और इसमें लिखा हुआ है विदाउट गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए ये पॉइंट गलत है. अब ये वाला पॉइंट जिस भी ऑप्शन में नहीं है वही सही होगा, तो ए विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज, the family in relation to male employee under the provision of the Payment of Gratuity Act 1972 includes A. The employee himself, his wife and children. B. The children of his predeceased daughter. C. The dependent parents of the employee. D. The children of his predeceased son. E. The dependent parents of his wife and the widow. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस एक्ट के अंदर दे रखे हैं? तो मेल एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन आते हैं? उसकी वाइफ, ठीक है, वाइफ के पेरेंट्स, मेल एम्प्लॉय के पेरेंट्स, इनके बच्चे,
चिल्ड्रंस, इनके कोई अगर प्रीडिसीज सन है, कोई सन है जिसकी डेथ हो गई है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, ये मेल एम्प्लॉय के फैमिली के अंदर आएंगे। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, एम्प्लॉय हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये सही है। चिल्ड्रन ऑफ हिज प्रीडिसीज डॉटर, डॉटर का इसमें कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है, ठीक है, डॉटर के चिल्ड्रन का कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा। डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय, ये सही है। चिल्ड्रन ऑफ हिज प्रीडिसीज सन, ये सही है। द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ एंड द विडो, ये सही है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। Question 4 है, which of the following legislation makes provision of 240 days of service equivalent to 1 year continuous service? इसके ऑप्शंस है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ग्रेट्युटी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। जो 240 डेज का प्रोविजन है, 240 डेज ऑफ सर्विस इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, ये दो एक्ट में दे रखा है, ग्रेट्युटी एक्ट में भी दे रखा है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी दे रखा है। ग्रेट्युटी एक्ट में दे रखा है सेक्शन 2A में, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में दे रखा है 25B में, सेक्शन 25B एंड सेक्शन 2A, बोथ आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन हैज बीन रिसेंटली चेंज्ड? कौन सा ऐसा लेजिस्लेशन है जिसका नाम अभी अभी रिसेंटली चेंज हुआ है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। सो आवर करेक्ट आंसर इज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसका नाम बदल के कर दिया गया है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। वर्कमैन की जगह इसका नाम कर दिया गया है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। कब हुआ था ये चेंज? 2010 में ये अमेंडमेंट आया था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के, 2010 में अमेंडमेंट आया था और वर्कमैन की जगह एम्प्लॉयज कर दिया गया, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया इसका नाम। Question number 6 है, the provision relating to continuous service section 2A was inserted in the Payment of Gratuity Act 1972 by an amendment in the year। जो कंटिन्यूस सर्विस का प्रोविजन है वो किस ईयर के अमेंडमेंट में पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में ऐड किया गया? ऑप्शंस है 1984, 1981, 1987, 1980। जो कंटिन्यूस सर्विस का प्रोविजन है, कंपल्सरी इंश्योरेंस, ये सब किस अमेंडमेंट में ऐड किए गए? 1987 में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइम पर और भी अमेंडमेंट और भी चीज़ें इंसर्ट की गई थी, जैसे कि पहले जो पेनल्टी लगती थी, इस अमेंडमेंट से पहले जो पेनल्टी थी वो था 1000 रुपीज़, और इस अमेंडमेंट के बाद वो 10,000 हो गई, ठीक है। और जो अगर रिकवरी में जो सेक्शन 8 दे रखा है, उसमें रिकवरी में पहले होता था, इस अमेंडमेंट से पहले था कि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 9%, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे रिकवरी की जा रही है, इंटरेस्ट रेट होगा वो 9% होगा। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ये आ गया कि जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करेगी, उस इंटरेस्ट रेट पे उससे रिकवरी की जाएगी, एम्प्लॉयर से रिकवरी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द प्रोविजन अंडर given under list 1 with the respective legislation under which they are covered as given under list 2। तो हमने ग्रेट्युटी एक्ट पढ़ा है, तो ग्रेट्युटी एक्ट तो उसमें कंपल्सरी इंश्योरेंस है, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट में हमारा शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, सब्सिस्टेंस अलाउंस हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में है। ये सारे मैंने एक्ट कवर कर रखे हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में अभी कवर करूंगी, उसमें रिकवरी ऑफिसर है।
सो 1 का C 2 का A, 1 का C 2 का A यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ डेज एन एम्प्लॉय ऑफ अ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट हैज टू वर्क आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज द एस्टैब्लिशमेंट इन ऑपरेशनल इन ऑर्डर टू क्लेम टू बी कंटिन्यूअस सर्विस अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। ऑप्शंस है 50%, 60%, 75%, 90%। पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी में बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में काम करता है, ठीक है, और वहां पर अगर जितना भी काम चला है, जितने भी नंबर ऑफ डेज काम चला है, उसका अगर उसने 75% ऑफ वर्किंग डेज काम किया है तो उसकी सर्विस को कंटिन्यूअस सर्विस ही माना जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 9. Payment of Gratuity Act 1972 is applicable to an establishment with a minimum of how many employees? Payment of Gratuity Act applicable करने के लिए किसी भी establishment में minimum कितने employees होने चाहिए? The correct answer is D 10. Minimum 10 होने चाहिए। 10 या 10 से ज़्यादा अगर employees हैं किसी establishment में तो ये act applicable हो जाएगा। 10 is which of the following holds true definition of employee under Payment of Gratuity Act 1972? Employee की definition क्या दे रखी है इस एक्ट में? तो A ऑप्शन है any person employed on wages in any establishment, factory, mine, oil field, plantation, port, railway company or shop. He can be indulged in doing any skilled, semi-skilled, unskilled, manual, supervisory, technical or clerical work. C है it does not include any such person who is employed in managerial or administrative capacity. D option is all of the above. So the correct answer is all of the above, क्योंकि ये तीनों ही चीज एम्प्लॉय की डेफिनेशन में दी हुई है। Question number 11 is according to Payment of Gratuity Act 1972, an employee is eligible for gratuity and after rendering how many years of continuous service? एम्प्लॉय कब एलिजिबल होगा ग्रेट्युटी के लिए, कितने साल वो कंटिन्यूस सर्विस करेगा तब वो एलिजिबल होगा? ऑप्शंस है 2 years, 7 years, 5 years और 10 years. सो द करेक्ट आंसर इज 5 years. जब भी एम्प्लॉय कंटिन्यूस सर्विस 5 years तक कर लेगा तब वो एलिजिबल हो जाता है ग्रेट्युटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज For a person employed in a seasonal establishment, what is the rate of gratuity payable under the Payment of Gratuity Act 1972? अगर कोई एम्प्लॉय सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा है तो किस रेट पर उसको ग्रेट्युटी मिलेगी? ऑप्शंस है 15 days of wages for each season, 7 days wages for each season, 10 days wages for each season, D is 7 day wages for each year. So the correct answer will be 7 day wages for each season. B will be the correct answer. अगर यहाँ पर होता सीजनल एस्टैब्लिशमेंट की जगह नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट होता तो कितना ग्रेट्युटी मिलता है, किस रेट पर मिलता है? 15 days wages पर ईयर। एक साल में जितना भी 15 days का वेजेस होता है उतना उसका एक साल का ग्रेट्युटी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज A worker retires from an establishment after completing 20 years of continuous service. His last monthly wage drawn was 45,500. What is the amount of gratuity the worker is entitled to under the Payment of Gratuity Act 1972? Gratuity कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? 15 जितने भी 15 डेज, क्योंकि एक साल का ग्रेट्युटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 डेज ऑफ वेजेस का रेट होता है इनटू जितना भी उसने लास्ट सैलरी ड्रॉ करी है, ड्रॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 26 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ही वर्कड। कंटिन्यूस सर्विस, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम इस एम्प्लॉय की ग्रेट्युटी कैलकुलेट करेंगे
तो किस तरह करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय लास्ट सैलरी कितनी ड्रॉ करी है उसने, 45,500। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 20 ईयर्स उसने काम किया है, डिवाइडेड बाय 26। जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,25,000 will be the answer. So B will be the correct answer. According to Payment of Gratuity Act 1972, calculate the amount of gratuity to be paid to the nominee as a deceased employee where death result due to injury. Monthly wages last drawn was 15,000 and he worked for 12 years. तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय लास्ट सैलरी इसने कितनी मंथली में विड्रॉ करी थी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 26। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सी, 1,03,846 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है, अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस आफ्टर कंप्लीटिंग 18 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ड्रॉइंग हिज लास्ट वेज ऑफ 39,000 पर मंथ विल बी। जो भी एम्प्लॉय है रिटायर हो रहा है और कितने, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट सैलरी इसकी थी 39,000, कितने साल उसने काम किया है, 18 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस रही है, डिवाइडेड बाय 26। इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,05,000 will be the correct answer. A will be the correct answer. So that's all for today. Don't forget to like my video and subscribe my channel. Thanks for watching.